सदों माननीय अध्यक्ष जी, मान्य सदस्यगण, अत्यंत दुख के साथ मुझे सभा को पूर्व दो साथियों के निधन के बारे में सूचित करना है। श्री जंगवीर सिंह हरियाणा के भिवानी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 10वीं लोकसभा के सदस्य थे। उन्होंने परिवहन और पर्यटन संबंधी संसदीय स्थायी समिति के सदस्य के रूप में कार्य किया। श्री जंगवीर सिंह का निधन 85 वर्ष की आयु में 27 मार्च 2026 को हरियाणा के भिवानी में हुआ। श्री नारायण साहू ओडिशा के देवगढ़ संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 7वीं लोकसभा के सदस्य थे। वो 2 कार्यकालों के लिए ओडिशा विधानसभा के सदस्य भी रहे। श्री नारायण साहू का निधन 87 वर्ष की आयु में 27 मार्च 2026 को उड़ीसा के भुवनेश्वर में हुआ। ये सभा अपने 2 पूर्व सहयोगियों के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करती है और शोक संतप्त परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करती है। अब सभा दिवंगत आत्माओं के सम्मान में मौन रहेगी। ओम शांति। प्रश्नकाल। प्रश्न संख्या 541 श्री एडवोकेट चंद्रशेखर। अध्यक्ष जी, क्वेश्चन नंबर 541। माननीय मंत्री महोदय। अध्यक्ष महोदय, विवरण सभा पटल पर रख दिया गया। माननीय सदस्य। अध्यक्ष जी, प्राइवेट कंपनियां कहती हैं पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो, और हमारी भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार भी पहले स्मार्ट मीटर के नाम पर उपभोक्ताओं से कह रही है पहले भुगतान दो फिर बिजली लो। ये जनता द्वारा चुनी हुई सरकार फिर निजी कंपनी जैसी नीति क्यों अपना रही है? मेरा सवाल ये है अध्यक्ष जी, मैंने उत्तर को विस्तृत रूप से पढ़ा। क्या सरकार ये बताएगी कि हमारे देश के गांव में रहने वाले अधिकांश किसान मजदूर रोजाना मेहनत करके कमाते हैं और उनकी आय दैनिक होती है? अगर स्मार्ट बिजली मीटर को प्रीपेड मोड पर लागू किया जाता है और 2-3 दिन काम ना मिलने पर रिचार्ज ना हो पाए तो बिजली अपने आप कट जाएगी। तब गरीब परिवार अपने बच्चों की पढ़ाई, उनका खाना और रोजमर्रा का जीवन कैसे चलाएंगे? क्योंकि सरकार वीबी जी राम जी के जरिए 125 दिन रोजगार गारंटी देती है, तो क्या ये अपेक्षा करती है कि गरीब परिवार 365 दिन पहले भुगतान फिर बिजली का बोझ उठाएं? और सरकार ऐसे मजदूर परिवारों के लिए क्या विशेष सुरक्षा प्रावधान व पोस्टपेड विकल्प सुनिश्चित करेगी? धन्यवाद। सभापति महोदय, हमारे सम्मानीय सदस्य जी ने जो विषय रखा है, इनका कंसर्न ठीक है, लेकिन इनकी जानकारी के लिए ये प्रीपेड स्मार्ट मीटर्स, ये व्यवस्था एक ऑप्शनल व्यवस्था है और इस व्यवस्था को मैंडेटरी व्यवस्था नहीं किया गया, क्योंकि एक उसमें काफ़ी प्रकार के यानी फायदे लाभ बताए गए हैं। उन लाभ को लेने के लिए अगर वो प्रीपेड स्मार्ट मीटर पर आते हैं तो इसमें न केवल कंज्यूमर का लाभ होगा बल्कि स्टेट्स का भी लाभ होगा और कंपनियों को भी लाभ होगा। इतना ही है कि पहले वो सिक्योरिटी जमा करा करके अपना कनेक्शन लेता है और वो 2 महीने का या 1 महीने का जो बिलिंग साइकिल है उसकी सिक्योरिटी जमा रखता है, लेकिन अगर प्रीपेड पर आता है तो वो सिक्योरिटी को वापस लेकर के उसी को प्रीपेड में अगर डाल करके साथ साथ लेता रहता है तो उसमें कहीं कठिनाई नहीं है। जहाँ तक सामान्य व्यक्ति की बात है, उसमें बहुत छोटी अमाउंट का भी प्रीपेड करने का एक प्रावधान दिया गया है, चाहे वो कोई 10 दिन के लिए, 5 दिन के लिए, 15 दिन के लिए करता है, तब भी उसमें एक प्रावधान दिया है और ये कहीं मैंडेटरी नहीं है, ये ऑप्शनल विषय है। माननीय सदस्य। अध्यक्ष जी, 2022 का विनियम एक्ट इसे अनिवार्य करता है, ये स्पष्ट विरोधाभास है। मंत्री जी को इसकी तरफ ध्यान देना चाहिए। मेरा दूसरा सवाल ये है सर, पश्चिमी एशियाई संकट के कारण ईंधन की किल्लत बढ़ रही है और शहरी क्षेत्रों में इंडक्शन चूल्हा लोगों के लिए भोजन का प्रमुख साधन बनता जा रहा है। ऐसे में यदि प्रीपेड स्मार्ट मीटर के कारण
रिचार्ज ना होने पर बिजली कट जाती है तो लोगों के सामने भोजन का संकट खड़ा हो जाएगा। क्या यह सरकार इस स्थिति को देखते हुए न्यूनतम बिजली आपूर्ति गैस पीरियड या पोस्टपेड विकल्प सुनिश्चित करेगी ताकि कोई भी परिवार भूख और अंधेरे का शिकार ना हो? धन्यवाद दीजिए। अध्यक्ष महोदय, पहले तो ये मैंने बताया कि ऑप्शनल है और फिर भी एक प्रावधान ये डाला गया है कि जो भी नोटिफिकेशन है प्रीपेड का, उसमें यदि वहाँ का रेगुलेटर है, रेगुलेटर के अधिकार क्षेत्र में है, कहीं लागू करने की अनुमति देनी है कि नहीं देनी है। इसलिए क्योंकि केवल यहाँ से नोटिफिकेशन से ही लागू नहीं होता, अगर होना भी है तो स्टेट का रेगुलेटरी कमीशन उसको पूरा अधिकार दिया गया है, एक विषय। दूसरा, जहाँ तक ये बात ठीक है कि पश्चिम एशिया के जो विवाद है, जो इस प्रकार का जो चल रहा है, जिसमें हमारी पेट्रोलियम पदार्थ और गैस इसकी सप्लाई कम हो रही है, पहली बात हमारे पेट्रोलियम मंत्री जी ने भी एक विषय अपने सामने रखा है कि कहीं इस प्रकार की कोई कमी नहीं है और पूरी सप्लाई उनकी मिल रही है, दी जा रही है। और उसके बावजूद भी आखिर एक जैसा कहावत है कि लेट अस होप फॉर द बेस्ट एंड बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट आल्सो। तो हम लोगों ने सरकार के नाते मैं एक विषय आपके सामने बता रहा हूं कि जो एलपीजी कनेक्शंस हैं उनको पीएनजी कनेक्शंस जहां जहां लाइन बिछी है उस लाइन के हिसाब से उनको कनेक्शन का एक प्रावधान भी है, तो उसको बहुत तेजी से बढ़ाया जा रहा है ताकि लोग पीएनजी पर आएँ। पीएनजी सुलभ है एलपीजी से भी। जहाँ तक इलेक्ट्रिसिटी का विषय है, वो जो इलेक्ट्रिक यूटेंसिल्स ई कुकिंग के माध्यम से जो लोग आते हैं उनको पर्याप्त बिजली ये मिलती है, उसमें कहीं कोई कठिनाई नहीं है। आज बिजली हमारी 24 घंटे, 23 घंटे, 22 घंटे की बिजली सब मिलती है। श्री हनुमान बेनीवाल। अध्यक्ष महोदय धन्यवाद। स्मार्ट मीटर योजना बिजली क्षेत्र के छिपे हुए निजीकरण की दिशा में बड़ा कदम लग रहा है साहब, जो सीधे उपभोक्ताओं का अधिकार मामला। मंत्री जी ने अभी खुद स्वीकार किया कि उपभोक्ताओं के अनुरोध पर हम स्मार्ट मीटर लगा रहे हैं। साहब, राजस्थान सहित अन्य राज्यों में 6.13 करोड़ स्मार्ट मीटर लगाए जा चुके हैं, जिनमें से 2.25 करोड़ मीटर प्रीपेड मोड में चल रहे हैं। मेरा मंत्री जी से प्रश्न है कि कौन कौन से राज्यों में प्रीपेड मीटर के कारण उपभोक्ताओं की शिकायतें जैसे गलत बिलिंग, अचानक कनेक्शन कटना बढ़ी है, और स्मार्ट मीटर की पूरी प्रक्रिया में केंद्र सरकार के पास क्या कोई स्वतंत्र निगरानी तंत्र है ताकि भ्रष्टाचार अनियमितता को रोका जा सके? अध्यक्ष जी, बहुत स्टेट में जबरन स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं। मंत्री जी, आप स्मार्ट मीटर पे जवाब दें। आप तो गैस पे चले गए, गैस पे नहीं स्मार्ट मीटर का मामला, इस पे जवाब दें मंत्री महोदय। अध्यक्ष महोदय, हमारे माननीय सदस्य ने पहले गैस के किल्लत के बारे में चर्चा की, मैंने तो इसलिए उसको बताया, अपने आप में नहीं गया, उस पर मेरा विषय भी नहीं है। और जहाँ तक इस प्रकार के प्रीपेड मीटर जो लगाए गए हैं उसमें जो जो लाभ बताए गए हैं कि किन किन स्टेट को लाभ हुआ है, मैं वैसे तो बहुत सी स्टेट्स में लगे हैं ना, लेकिन अभी जितना इनको बता दो कि आपने बता दिया ना कि ये कंपलसरी नहीं है, कंपलसरी नहीं है, फिर भी जिन्होंने लगाया उनके लाभ बता रहा हूँ। उन्होंने कहा कि लाभ कहाँ का क्या कह रहे हैं समझ नहीं आया। लगाना पड़ेगा, कह रहा हूँ जबरन लगा रहे हैं, जबरन। मैं बताता हूँ। अध्यक्ष जी, किसी प्रदेश में जबरन लगाने का हमारे पास कोई समाचार नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, अगर कहीं कोई इस प्रकार की शिकायत आई भी है तो आप लोग अगर हमें बताएंगे, हम निश्चित रूप से उसका संज्ञान लेंगे। तीसरी बात, जिन प्रदेशों में सुनिए, जिन प्रदेशों में यूटिलिटीज को घाटे बहुत ज्यादा हो रहे हैं और जो डिफॉल्टर्स उपभोक्ता कई साल से बिजली का पेमेंट नहीं दे रहे हैं, वहाँ कुछ स्टेट्स ने ऐसा किया है कि अब आपकी बिजली चालू करेंगे अगर आप प्रीपेड करेंगे और जो पिछले बिल हैं उसको किस्तों में दे देंगे, वरना एक अभ्यास बन गया है कि बिजली के मीटर का बिल नहीं भरना। चूँकि मैं हरियाणा में जब मुख्यमंत्री था, साथ में पावर मिनिस्टर भी मैं था, मैं बहुत अच्छी प्रकार से जानता हूँ कि बहुत से इलाकों में बिजली का बिल न भरना यही स्वाभिमान का विषय है और बहुत सी बहस भी होती थी। लोग कहते हम तो बिजली का बिल नहीं भरेंगे। यहाँ तक मैं कहना पड़ता था मुझे कि अगर आप बिजली का बिल नहीं भरेंगे तो बिजली नहीं मिलेगी। और वही गांव आज हरियाणा में 6400 गाँव में से 6000 गाँव में 24 घंटे बिजली जाती है, कोई पेंडेंसी नहीं है, लाभ में आ गए हैं। हमारी कंपनियां जहाँ जहाँ प्रीपेड हुआ है वहाँ कंपनियों के घाटे खत्म हो गए हैं और कंपनियां प्रॉफिट में आ गई हैं। आखिर तो जो हमारी जो कंपनियां हैं वो कमर्शियल कंपनीज हैं,
वो कोई सेवा का काम नहीं करते हैं। जितना बिल देंगे, जितना बिजली सप्लाई करेंगे, उतना पैसा उनको लेना है। और आज से 2017 में 7 लाख करोड़ रुपया ये घाटे में कंपनियां थी। उस समय उदय स्कीम के अंतर्गत वो स्टेट्स ने एक प्रकार से टेक ओवर किया और उसके बॉन्ड जारी किए। आज फिर से 2026 में लगभग 7 लाख करोड़ रुपया फिर कंपनियां में घाटे में आ गई हैं। आखिर ये घाटा कहीं कोई बिजली का बिल ना दे, उसका घाटा दूसरों को भरना पड़े या स्टेट को भरना पड़े, ये उचित व्यवस्था नहीं है। इसलिए बिजली के बिल लेने के लिए स्मार्ट मीटर, प्रीपेड मीटर, इसकी व्यवस्था की गई। अध्यक्ष जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मैं मंत्री जी का ध्यान जो खंड 3 है उनके उत्तर का, उसके ऊपर आकर्षित करना चाहता हूं। अध्यक्ष जी, जहां जहां ये स्मार्ट मीटर लगाए गए हैं और खासकर जिन इलाकों में निजीकरण हुआ है, जो बिजली का बिल है वो 4 गुना बढ़ गया है। और मेरे को तो ये समझ नहीं आता कि वो स्मार्ट मीटर में ऐसा कौन सा आपका का डबरा का कोई यंत्र लगा हुआ है कि 4 गुना बिजली का बिल बढ़ जाता है। और ये तजुर्बा एक जगह नहीं, जहां जहां निजीकरण हुआ है, जहां जहां स्मार्ट मीटर लगे हैं, हर जगह की फीडबैक यही है। मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं, क्या आपके मंत्रालय ने कोई ऐसी स्टडी की है कि स्मार्ट मीटर लगाने से पहले लोगों को, उपभोक्ताओं का कितना बिल आ रहा था और स्मार्ट मीटर लगाने के बाद वो बिल कितना बढ़ गया है? ऐसा कोई आपने स्टडी किया है? अध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने बताया कि बिजली के वितरण में जो अनियमितताएं थी वो स्टेट की अभूतपूर्व अनियमितताएं थी और ऊपर से लेके नीचे तक। अब इसमें मैं कोई बहुत बड़ा इस समय उसकी कोई इंक्वायरी या उस पर नहीं जा रहा बैकग्राउंड में, लेकिन उन चीज़ों को ठीक करना ये हमारा काम है। स्मार्ट मीटर के कारण से जो वहाँ गड़बड़ें होती थी उसे रोकने के कारण से पहली बार पिछले जब से बिजली का इतिहास कंपनियों का बना है, उससे पहले तो स्टेट्स के इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड होते थे, वो स्टेट्स खुद अपना करती थी, लेकिन जब से कंपनियां बनी हैं, ये पिछला साल पहली बार गया है जिसमें 2600 करोड़ रुपए का लाभ हुआ है सभी 49 कंपनियों को मिला करके, पहली बार। उसमें जहां तक कुछ उदाहरण देता हूं आपको। आपको ये बता दो, दिल्ली की सरकार लगाती है, राज्य की सरकार लगाती है, कोई समझा दो। हम तो गाइडलाइन देते हैं, राज्य की सरकारों का काम है, लेकिन राज्य की सरकारें इसको लगाएं, ये हमारा आग्रह भी रहता है। और उस आग्रह के कारण से इन कंपनियों का हमको भी चिंता है ताकि सारे देश में बिजली ठीक से बने और ज्यादा प्लांट जनरेशन हो और उनको पेमेंट कर सकें, घाटा खत्म हो। इसलिए चोरी करने वालों को बिजली को रोकने का काम ये स्टेट्स का भी है, सेंटर का भी है, इसलिए हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 542 श्रीमती शोभाबेन महेंद्र सिंह बरैया। नहीं है सर। शोभाबेन, माननीय मंत्री महोदय, होटल पे रख दिया गया है। श्री खनेन मुर्मू, श्री राम शिरोमणि वर्मा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारा क्वेश्चन एक जिस तरीके सर आज गांव में पाइपलाइन जो जल शक्ति मंत्रालय की तरफ से, आप भी एक बात है, एमपी साहब एक्सपर्ट हो, कोई भी प्रश्न आए हर प्रश्न पूछने को तैयार है। सर तो आज ये आकांक्षी जनपद है माननीय अध्यक्ष जी, आपका संरक्षण चाहिए। आज गांव की दशा जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा जो पाइपलाइन बिछाई जा रही है और तमाम गलियों को, सड़कों को खोद दिया जा रहा है, और हम लोग सर दिशा की बैठक में सर इस पर चर्चा करते हैं, लेकिन उस विभाग के द्वारा जो सड़कों को खोदा गया उसको न बनाने की जिम्मेदारी लेते हैं, और आज तक तमाम जो पानी टंकियां बनाई जा रही है गाँव में वो समय पर पानी टंकी चालू नहीं हो पा रही है सर, और जो कार्य हो रहा है वो बहुत घटिया हो रहा है। जो पाइपलाइन लगाई जा रही है उस पर माननीय मंत्री से मैं जानना चाहूँगा कि कम से कम बलरामपुर में सर एक पानी टंकी गिर भी गई, लोकार्पण के बाद 15 दिन के बाद गिर गई सर। माननीय अध्यक्ष जी, वैसे प्रश्न आज के प्रश्न के साथ संबंधित नहीं है, फिर भी मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूँगा कि जो जल जीवन मिशन 1 में जो कंप्लेन आ रही थी और जल जीवन मिशन 2 में
हमने पहले ही राज्य सरकारों के साथ सीएम की उपस्थिति में उनके साथ एमओयू करते हुए ये जितने भी कंप्लेन के नल है, जल नहीं है, पाइप डाला नहीं गया है, पानी का सोर्स कम पड़ गया है, उस सभी प्रश्नों का निराकरण करने के बाद ही उसको पैसा मिलेगा। हर गांव का एक कहाँ से सोर्स से जो पानी निकलेगा वहाँ से वो टंकी में जाएगा, टंकी से पाइप के द्वारा घर में जाएगा और 15 दिन तक लोकार्पण का कार्यक्रम उस सरपंच के और गांव लोगों को जब वो सर्टिफाइड करेंगे जब भी उसको पैसा देंगे। इस तरह की पूरी व्यवस्था की है। जो भी गड़बड़ी ध्यान में आई थी, करीब 17-18 हज़ार जो कंप्लेन टोटल मिला के आई थी, उसमें से 17,000 जो प्रश्न थे उसका निराकरण किया गया है। जो रोड के बारे में उन्होंने कहा, सही में उसकी कंप्लेन ज़्यादा थी, मगर हम अपने प्रोजेक्ट में जो डीपीआर में 2 से 4% तक का पैसा रोड को रिपेयर करने के लिए, जहाँ से वो पाइप डालते हैं और रोड की खुदाई करते हैं, वो रिपेयर करने के लिए 2 से 4% पैसा टोटल प्रोजेक्ट का देता है। वो ऐसे भी वो बड़ी अमाउंट होती है और उसको भी पहले पूरा करें, यही हमने इसके अंदर एमओयू में आग्रह करके उसको आगे बढ़ा रहे हैं। धन्यवाद। नहीं, माननीय सदस्य, ये प्रश्न भूजल की स्थिति के बारे में है। भूजल की स्थिति में देश के किसी भी हिस्से में पूछ सकते हो, लेकिन प्रश्न भूजल की स्थिति के बारे में है। तो रूप कुमारी चौधरी जी। बहुत धन्यवाद अध्यक्ष महोदय जी। मैं माननीय जल शक्ति मंत्री जी से ये पूछना चाहती हूँ कि छत्तीसगढ़ में जो ये नल जल योजना है, इसमें भू जल स्तर लगातार गिरते जा रहा है। चलिए आगे बढ़िए, अब नहीं समझते तो आगे बढ़ो। 543 श्री भजनलाल जाटव। भजनलाल जाटव 543। माननीय सदस्य भजनलाल जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय से मैं पूछना चाहता हूं कि आपने खंड ग में जो जवाब दिया है कि करौली धौलपुर करौली के टोड़ा भीम ब्लॉक में मंजूरी दी गई है, तो नंबर 1 मेरा सबसे पहले प्रश्न ये है कि जो आपने एकल आदर्श आवास विद्यालय जो स्वीकृत किया है उसमें आपने कितना बजट दिया है, नंबर 1 तो ये। और नंबर 2 ये है कि आपने खंड के उसके दूसरे नंबर पैरा में कहा है कि धौलपुर जिले के अंदर कोई ब्लॉक मापदंड को पूरा नहीं करता है, तो उसके मापदंड क्या हैं? जो आप एकल आवासीय विद्यालय खोलते हैं उसके मापदंड क्या है? ये पहला क्वेश्चन। दूसरा सर बाद में पूछूंगा। सर, एक ब्लॉक में मिनिमम 20,000 का पॉपुलेशन चाहिए और जिला का 50% पॉपुलेशन ट्रैवल का होना चाहिए। ये 2 ही मापदंड है, 50% आप टोटल पॉपुलेशन का ट्रैवल पॉपुलेशन के साथ और 20,000 एक ब्लॉक में इसमें है। और 50 करोड़ रुपया एक एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल के लिए दिया जाता है। ये आज का प्रावधान है। मैंने अपने जिले का पूछा है ना, जो आपने टोड़ा भीम में स्वीकृत किया है, जो स्वचालित है, उसमें कितना बजट आपने मंजूर किया है उसके बारे में पूछा है। और आपने कहा कि एक ब्लॉक के अंदर 20,000 की आबादी होनी चाहिए। बाड़ी और धौलपुर के अंदर सरमथरा और बाड़ी 2 ब्लॉक हैं, उसमें कम से कम 20,000 नहीं, कम से कम नहीं 1 लाख की आबादी है। तो मैं आपसे मांग करता हूं, क्या धौलपुर जिले के अंदर सरमथरा ब्लॉक या बाड़ी के सरमथरा के अंदर आप लोग एकल आवासीय विद्यालय स्वीकृत करने का कोई प्रस्ताव रखते हैं क्या? नहीं सर, आज का दिन में टोड़ा भीम ही क्वालिफाई कर रहा है, उसमें दिया गया है 50 करोड़ रुपया एक एकलव्य विद्यालय के लिए दिया गया है। आगे का जो क्राइटेरिया चेंज होगा या नहीं होगा, ये भारत सरकार टाइम टू टाइम इसको रिव्यू करता है। अगर बहुत सारे सांसद लोगों का और बहुत सारे देश में इसका डिमांड नहीं, इनका प्रश्न ये है कि ये क्राइटेरिया क्लियर करता है। ये क्राइटेरिया में बाकी उसका नहीं आ रहा है। ओके। मियां अल्ताफ अलग, अगर माननीय मंत्री जी ने यहाँ पर सदन में जवाब दिया है कि वह क्राइटेरिया कवर नहीं करता, अगर ऐसा करता है तो जांच करा लेंगे, ठीक है? सर मेरा स्पेसिफिक एक सप्लीमेंट्री है सर। आपका नाम तो लेने दो माननीय सदस्य। मियां अल्ताफ खान जी। अच्छा, नहीं लिया सर। आप बोलिए। आप ठीक है सर। थैंक यू, शुक्रिया। सदन सर, मंत्री जी ने अपने जवाब में एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स जो हैं ट्राइबल्स के लिए, उनके बारे में कहा है और स्किल डेवलपमेंट स्कीम्स के बारे में कहा है। मेरा स्पेसिफिक एक ही क्वेश्चन है कि जो इनके ये
रेजिडेंशियल स्कूल्स हैं, इनमें ऑनरेबल स्पीकर अभी तक स्टाफ की कमी है, इनकी मॉनिटरिंग नहीं हो रही है। जब तक जो पैसा यहाँ से दे दिया जा रहा है वो उन तक ना पहुँचे तो इनका कोई फ़ायदा नहीं है। दूसरे जो स्किल डेवलपमेंट की बात इन्होंने की, हमारी आपके जरिए से इनसे ये रिक्वेस्ट है कि जहाँ पे ट्राइबल्स की पॉपुलेशन है वहाँ पे स्किल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट्स जो हैं वो कायम किए जाएं। पर स्टूडेंट 1,74,000 भारत सरकार खर्चा करता है सर, और पैसा आपका एक नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल जो आपका केंद्रीय विद्यालय कमिश्नर जैसा एक संस्था है उसका थ्रू में होता है, और वहाँ ये ऑडिट होता है, बाकी सब कुछ रिव्यू होता है, तो इसलिए पैसा रेगुलर जाता है और ऐसा कोई कंप्लेंट नहीं है। राजेश रंजन जी। सर अध्यक्ष जी बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी। अध्यक्ष जी, जो जनजातीय ग्राम उत्कर्ष MOTA सहित 17 मंत्रालय 25 रुपए वाली योजना की बात इन्होंने जिक्र की है। मेरा इसमें सिर्फ इतना है हुजूर कि जो पिछड़ा परिवार, जो दलित है, ST SC है, तन पिछड़ी बेटियां हैं जो 10th 7th क्लास 11th क्लास तक पढ़ के वो बैक हो जाती है, क्या बच्चियों के लिए ऐसे कोई दलित ST SC EBC उनके लिए कौशल विकास योजना जो इन्होंने कही है उसके तहत इन्होंने झारखंड में, या इन्होंने कहा कि हम विशेष इस इलाके को ले रहे हैं, तो क्या झारखंड, पूर्णिया, सीमांचल, कोसी जो इलाका है, जैसे बेतिया इलाके में जहां बांका सबसे ज़्यादा अत्यंत पिछड़ा और दलित गरीब है, क्या ये एकलव्य छात्रावास ब्लॉक में बनाने जा रहे हैं? और क्या सभी जगह आदिवासी इलाके में स्टेडियम और बेटियों को कौशल के तहत क्या ये मजबूती से आगे बढ़ाने का कोई प्रयास है? सर, ट्राइबल का बंधन विकास केंद्र का जो ट्रेनिंग देना है ये दूसरा मंत्रालय स्किल डेवलपमेंट करता है, लेकिन इसके लिए जो क्वेश्चन है राजस्थान का, धौलपुर और करौली का, इसमें एक जयपुर में हुआ है। 30 सरकार का टारगेट था, एक जयपुर में हुआ है, ये क्वेश्चन है। झारखंड का अभी इंफॉर्मेशन नहीं है, माननीय मंत्री को सदस्यों को मैं लिखित में दूंगा। श्री निशिकांत दुबे। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मंत्री जी ने अपने जवाब में झारखंड में प्रधानमंत्री जी ने जो एक बहुत बढ़िया कार्यक्रम लॉन्च किया 15 नवंबर को, प्रधानमंत्री जन मन योजना, उसमें झारखंड में जो पैसे गए उस पैसे का कोई यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट नहीं मिला है। दूसरा जो प्राइमेटिव ट्राइबल ग्रुप है, इसी प्रश्न के जवाब में आपने दिया है कि उसका जो खर्चा है झारखंड ने मांगा ही नहीं और आपने उसको 1 रुपया नहीं दिया। मेरा आपके माध्यम से मंत्री महोदय से आग्रह है कि 1976 बहुत लंबी लंबी बातें नहीं करते हैं। 1976 में ये आप लोगों के ये मंत्री जी लोगों को बोल रहे हैं, मुझे नहीं बोल रहे। 1976 में इसी संसद ने आर्टिकल 339 जो है खत्म कर दिया कांग्रेस के राज में, जिसके कारण केंद्र जो सीधा पैसा दे सकती थी शेड्यूल 5, शेड्यूल 6 और प्राइमेटिव ट्राइबल ग्रुप को, वो अब नहीं दे पाती है। क्या झारखंड जैसे आदिवासी राज्य को विकसित करने के लिए भारत सरकार आर्टिकल 339 के संशोधन पर विचार करेगी? सर, ये प्रश्नों का दायरा में नहीं आता है, ये भारत सरकार का विषय है, इसलिए मैं उत्तर नहीं दे सकता। वह भी बहुत अनुभवी मंत्री हैं। इस विभाग में कितने 10 साल रह लिए, 15 साल रह लिए आप? टर्म है सर, 3rd टर्म, 3 बार, ये तीसरा बार मंत्री, 3 बार रह गए इस विभाग में। क्वेश्चन नंबर 545 नहीं, ओके नो 544 श्री बजेंद्र सिंह ओला। माननीय मंत्री महोदय, माननीय सदस्य। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहूँगा कि मुझे जो उत्तर दिया है उसमें कहा है कि DPR की प्रक्रिया चालू है इस खंड की, तो ये DPR कब तक पूरी हो जाएगी और पूरी होने के बाद इसको कब तक मंजूरी दे दी जाएगी? मुझे ये भी उत्तर में बताया है कि इसको PM गति शक्ति के मास्टर प्लान में जोड़ा जाएगा। तो मास्टर प्लान में PM गति शक्ति के मास्टर प्लान में जोड़ने के क्या क्राइटेरिया है, क्या उसके लिए प्रक्रिया निर्धारित है?
आदरणीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने स्वयं उत्तर पढ़ने के बाद ही कहा है कि इसका 4 लेनिंग होने की प्रक्रिया के लिए डीपीआर प्रोसेस में है, जो कि जल्दी ही तय समय सीमा के अंदर ये पूरी होती है। और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये होती है, जब 2 लेन से हम 4 लेन के लिए लेके जाते हैं तो उसका पैसेंजर कार यूनिट 10,000 होना चाहिए। उसके बाद डीपीआर के बाद ये चीज़ें विजुअलाइज करने के बाद इसको 4 लेन की तरफ लेकर के जाएंगे। और ऐसी उम्मीद भी है कि डीपीआर का जो काम है वो दिसंबर 26 तक समाप्त भी होगा। और जहाँ तक गति शक्ति की बात आपने कही है, गति शक्ति एक इंटीग्रेटेड सरकार की व्यवस्था है जिसमें रोड ट्रांसपोर्ट के अलावा भी अन्य मंत्रालय भी होते हैं, ताकि आपस में कोई क्लैश नहीं हो और स्मूथली सारा काम हो जाए, रोड्स का भी और उसके आसपास की यूटिलिटीज का भी और अन्य विभागों का भी। धन्यवाद। देखिए, मेरा दूसरा प्रश्न इसी NH 11 से के कचेरी से झुंझुनू खंड का है, जिसके लिए माननीय गडकरी जी ने ट्वीट करके भी बताया और मुझे सूचित भी किया है कि 2200 करोड़ रुपए की मंजूरी जारी कर दी है। मैं उनका धन्यवाद करूंगा, पर उसका मार्च 2025 में उसकी डीपीआर मंजूर हो गई, बजट जारी हो गया, तो उसका कार्य आप कब तक शुरू कर देंगे जिससे लोगों का 4 लेन की सुविधा का लाभ मिल सके, दिल्ली से और बीकानेर से झुंझुनू आने के लिए लोगों को एक अच्छी रोड उपलब्ध हो सके। माननीय सदस्य ने पचेरी से झुंझुनू के बारे में पूछा है। ये प्रोजेक्ट ऑलरेडी सैंक्शन हो गया है 2200 करोड़ रुपए का, और ये बिडिंग प्रोसेस में है। ऐसा लगता है कि दिसंबर तक इसका काम प्रारंभ हो पाएगा, बिडिंग कंप्लीट होने के बाद। शेर सिंह गुबाया। स्पीकर साहब, आपने मेरे को एक बड़ा हाई रोडवे के बारे में बोलने का मौका दिया। मैं अपने हल्के की एक बात पहले भी बड़ी बार पार्लियामेंट में भी और गडकरी साहब को जाकर भी, एक जो नेशनल हाईवे है इसका या तो ये बता देंगे क्राइटेरिया क्या है। हमारी जो 90 किलोमीटर की रोड है फिरोजपुर से फाजिल्का तक, एक तो वो डिफेंस रोड है, दूसरा कांडला जाने के लिए पठानकोट से वो एक मेन रोड है। सारा ज्ञान मत बांटो। सर, वहाँ के जो एक्सीडेंट हैं, एक्सीडेंट रेशो देख ले, 2 साल में 1000 से ज़्यादा मौतें जो एक्सीडेंट से हुई हैं, उसको बार बार नेशनल हाईवे से निकाल दिया जाता है। हमारे बॉर्डर के रहने वाले लोगों को एक तरफ पाकिस्तान से माननीय मंत्री जी देखते हैं, दूसरी तरफ भारत की सरकार इसका। हालांकि माननीय सदस्य का प्रश्न मूल प्रश्न से अलग है, पर फिर भी पंजाब की स्थिति के बारे में माननीय सदस्य को बता, NHI से संबंधित ना, NHI बता रहा हूं जी। राज्य सरकार जब हमें ये बोलती है कि इस हाईवे को, चाहे वो स्टेट हाईवे हो, नेशनल में वेस्ट करना है, तो उसके बाद उसके ऊपर जांच की जाती है। और इसलिए राज्य की सरकार, मुझे कहते हुए अच्छा नहीं लग रहा है, पंजाब सरकार जो हमारा दिल्ली कटरा अमृतसर हाईवे है, वहां पर भी सिर्फ पंजाब का पोर्शन पंजाब की वर्तमान सरकार के कारण से ठीक से बनने में असुविधा आ रही है। तो पंजाब की सरकार के द्वारा आप ये प्रपोजल भेजिए, उसके बाद इस पर विचार करेंगे। जहां तक कि एक्सीडेंट्स की बात है, हमने नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के माध्यम से अब तक 16,000 ब्लैक स्पॉट्स आइडेंटिफाई किए जहां पर एक्सीडेंट होते हैं, उसमें से 14,000 से अधिक इरेडिकेट किए हैं। तो उसके बारे में मैंने, अगर आप विस्तृत जानकारी चाहेंगे विशेष, हालांकि वो आपका स्टेट हाईवे है जिसकी बात आप कर रहे हैं, पर फिर भी राज्य सरकार की तरफ से आएगा तो हम उसका जांच करके बताएंगे। श्री रामवीर सिंह विदुड़ी। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका धन्यवाद करता हूं और आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी से ये पूछना चाहता हूं कि दिल्ली में भीड़ भाड़ और ट्रैफिक जाम की समस्या को कम करने के लिए केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की कौन कौन सी योजनाएं प्रस्तावित हैं, इन योजनाओं की कुल कितनी अनुमानित लागत है और इन पर कब से कार्य
शुरू होने की संभावना है? धन्यवाद। आदरणीय अध्यक्ष जी, ये प्रश्न भी मूल प्रश्न से अलग है, लेकिन क्योंकि माननीय सदस्य दिल्ली से हैं, मैं भी दिल्ली का सांसद हूं, इसलिए मैं आपके माध्यम से सदन को और दिल्ली की जनता को ये बताना चाहता हूं। जवाब नहीं देना चाहते क्या आप? जवाब देना चाहता हूं। दिल्ली में 3 मुख्य मार्ग हैं जिनको अभी हमने रिसेंटली नेशनल हाईवे के अंतर्गत लिया है। आश्रम से बदरपुर जाने में अभी 1-1.25 घंटा लगता है। उस पर उसको 3 फ्लाईओवर बना करके डीपीआर का काम जारी है, उसमें उसको सिग्नल फ्री करेंगे। इसी तरह मेहरौली गुड़गांव जो माननीय सदस्य के क्षेत्र में भी आता है, उसको भी जो 1 घंटा लगता है 15 मिनट का रास्ता बनाएंगे, कुछ फ्लाईओवर्स और सिग्नल फ्री करेंगे। सिमिलरली पंजाबी बाग से टीकरी का एक बड़ा स्ट्रेच है, बहुत जाम वाला स्ट्रेच है, जिससे प्रदूषण भी और ट्रैफिक जाम भी होता है। उसके लिए भी हमने अपना डीपीआर का काम प्रारंभ किया है और जो 1.5 घंटे का रास्ता है उसको सिग्नल फ्री अधिकांश करके और कुछ फ्लाईओवर एलिवेटेड रोड बना करके उसको आधे घंटे में करेंगे। एक सबसे महत्वपूर्ण बात, जब गुड़गांव से दिल्ली आते हैं तो जो शिव मूर्ति एयरपोर्ट के पास का स्थान है वहां अक्सर जाम रहता है, अक्सर आप सब लोगों को भी उसकी तकलीफ झेलनी पड़ती है। वहां पर भी हमने एक टनल जो कि शिव मूर्ति से नेल्सन मंडेला मार्ग तक 5 किलोमीटर की 3,500 करोड़ की लागत से आएगी, उसका काम भी अभी प्रारंभ किया है। इसके अलावा भी ऐसे अभी जैसे कालंदी कुंज का एक सेक्टर है जहां पर 6 चौराहे मिलते हैं आकर के, जो मयूर विहार, नोएडा, और वहां पर हमारा दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे भी लॉन्च हो रहा है। वो भी जैसे धौला कुआं का हमने सिग्नल फ्री सर्किल बनाया है वैसा ही करेंगे। और एक सबसे अंतिम महत्वपूर्ण बात, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे जहां सोना से प्रारंभ होता है और दिल्ली में फरीदाबाद से भी प्रारंभ होता है, हमने डीएनडी से फरीदाबाद तक एक एलिवेटेड रोड, जो ऐसी उम्मीद है कि अगले 6 महीने में हम प्रारंभ कर देंगे और उससे दिल्ली से मुंबई जाने वाले लोगों को वहां से ही जा पाएंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात, दिल्ली देहरादून का जो लोकार्पण है वह भी हम अगले 8-10 दिन के अंदर करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 545, डॉक्टर थोल तिरुमा बलवान। माननीय मंत्री महोदय, been placed on the table of the House. श्री मणिकम टेगोर जी। Thank you, sir. Sir, I and my colleague Madurai MP Venkatesan would like to thank the Honorable Minister for the recent announcement regarding the expansion of Madurai as an international airport, sir. This is a long pending demand of the people of South Tamil Nadu. My question to the Honorable Minister is whether the government is considering including Madurai International Airport as a designated point of call under bilateral air services agreement to facilitate increased international flights, and if so, the timeline for such inclusion and the steps being taken to engage with the foreign players. This step would greatly boost tourism, trade, economic growth in southern part of Tamil Nadu and fulfill the long-standing aspirations of the people of Tamil Nadu, sir. Thank you, sir. Speaker, sir, I would like to reiterate the fact that with the support of our Honorable Prime Minister, who has put special focus on Tamil Nadu and especially the civil aviation infrastructure of Tamil Nadu, we have been able to give the approval of making Madurai an international airport, which has been a long pending demand. For decades, it has been the aspiration of Madurai people, and we have been able to cater for it. And now, when it comes to the international connectivity of Madurai airport, definitely when it comes to the bilaterals, we will try to encourage more connectivity, international connectivity to Madurai airport. But one important intervention that we are wanting to do in the country is to promote more hub and spoke operations in the country itself. So once we make Madurai an international airport, a person can board in Madurai itself, clearing all the immigration, and then when he comes to a hub airport, let us say Bangalore, Mumbai or Hyderabad, without getting down at the airport or without coming out of the international terminal, he can do a transit within the airport itself and go for the international connectivity. This is another facility that this international airport status will provide for the people of Madurai, and our intention from the government is to encourage more and more international connectivity to Madurai airport. श्री अनिल बुलोनी। धन्यवाद।
माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से, मेरा प्रश्न है कि उत्तराखंड का चमोली जनपद, जो कि एक सीमांत जनपद है, और वहाँ का गौचर एयरपोर्ट जो सामरिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण भी है और बहुत ही दुर्गम क्षेत्र में एयरपोर्ट बना है, उसके विस्तार के लिए क्या कोई अध्ययन किया गया है और एयरपोर्ट के संचालन के लिए क्या आगे की क्या योजना है? धन्यवाद। सर, जो मूल प्रश्न पूछा गया था वो तमिलनाडु और खास करके कोयम्बतूर और सेलम एयरपोर्ट्स के विशेष में संदर्भ में था, बट उत्तराखंड के संदर्भ में हमारी कोशिश ये है, क्योंकि वो आकांक्षी जिलाओं में से भी है राज्य और हिली स्टेट्स का एक राज्य है, तो हमारे तरफ से एक प्रयास लगातार रहा है कि रीजनल कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए प्राइमरी फोकस हम दें ये हिमालयन स्टेट्स को, हिली रीजन्स को और नॉर्थ ईस्ट को। और उसी संदर्भ में काफ़ी अच्छी तरह हमने वहाँ पे उत्तराखंड में पिथौरागढ़ हो या फिर देहरादून हो या अलग हेलीपोर्ट्स के संदर्भ में भी काफ़ी सारे विस्तार हमने किया है। एक चीज़ में ज़रूर मैं बताना चाहूँगा कि पहली बार मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के इतिहास में एक ऐसा स्कीम आया जहां पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 29,000 करोड़ अप्रूव किया। सर, ये पिछले कैबिनेट में ही सिविल एविएशन को मिला है। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा आदरणीय वित्त मंत्री जी को और खास करके प्रधानमंत्री जी को, जिनके सोच में ये है कि अगर विकसित भारत बनना है तो ज़रूर उसमें ये अहम भूमिका हमारे सिविल एविएशन को उसमें करना होगा। उसके तहत आगे 10 साल के लिए भी उड़ान को मॉडिफाई करके एक्सटेंड भी किया गया है। उसमें खास करके ये हिली रीजन्स को और ये उत्तराखंड जैसे राज्यों को भी विशेष तरह से हम देखकर ये जो गौचर एयरपोर्ट हो या फिर अलग छोटे छोटे एयरपोर्ट्स वहाँ पे बनने की जो आशंका है उस सबको पूरा करने में हमारा पूरा प्रयास रहेगा। पुरुषोत्तम रूपाला जी, पुरुषोत्तम रूपाला जी, पुरुषोत्तम रूपाला जी, आपका आगे प्रश्न अभी पूछ लो आप। प्रश्न क्रमांक नहीं, इसमें मैंने नहीं कहा। मुझे याद है आपने इसमें नहीं कहा, लेकिन आगे नंबर नहीं आएगा आपका। श्री, हाँ पूछ लो। थैंक यू सर। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने जो जवाब दिया है मेरे प्रश्न के उत्तर में वो बहुत ही सविस्तर दिया है, सो मैं इसकी जानकारी के लिए उनका शुक्रगुजार हूँ। मैंने उनसे जानना चाहता हूँ सर कि अभी आपके संज्ञान में भी होगा कि हम जब विमान मुसाफरी करते हैं तो एक तरह से हर मुसाफरी में छोटी मोटी कहीं पे 25 मिनट की हो, 50 मिनट की हो, कुछ ना कुछ वो गड़बड़ी अंदर होती ही है। वायु के हिसाब से जो हो गया है, वायु परिवर्तन की वजह से, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से होगा और जो कुछ भी होगा उसमें इतने बदलाव आ गए हैं। तो मैं माननीय मंत्री जी से ये जानना चाहता हूँ कि जो भी होंगे वो नियम सारे पुराने होंगे, तो इस बदले हुए परिप्रेक्ष्य में विमानों की और विमान में प्रवास करने वालों की सेफ्टी के लिए नए सिरे से कोई अनुसंधान करके उसकी योजना आपके मन में है क्या? सर, एयर ऑपरेशंस की, फ्लाइट ऑपरेशंस की सेफ्टी के संदर्भ में ये लगातार प्रयास हर देश का ये रहता है कि उसका सेफ्टी का, ऑपरेशंस का वो टॉप स्टैंडर्ड्स पे रहे और हमारे भारत में ही यही है सर, ये हम कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ सिविल एविएशन ऑपरेशंस में। और इसका जो गाइडलाइंस है, प्रोटोकॉल्स जो भी ये सेफ्टी के संदर्भ में आते हैं, ये इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे 144 कंट्रीज बैठकर वो निर्णय करते हैं, क्योंकि ये इंटरनेशनल सब्जेक्ट है सिविल एविएशन। प्लेन सिर्फ डोमेस्टिकली नहीं बट इंटरनेशनली भी एक देश से दूसरे देश जाते हैं, तो सेफ्टी का नॉर्म्स जो है सबको एक तरीके से पालन करना पड़ेगा। तो इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन डिसाइड करता है कि ये सारे सेफ्टी के संदर्भ में किस तरह से नॉर्म्स हो, और एज a country you are designed to follow all these guidelines and rules। and खास करके जो वेदर के उसमें है सर, हम IMD की तरफ से वेदर को और अच्छी तरह हम प्रेडिक्ट करें, तो ये ग्राउंड इंस्ट्रूमेंट्स जो रहते हैं हमें डेटा देते हैं कि आगे वेदर कैसे हो सकता है, या फॉग रिलेटेड हो या फिर क्लाउडी वेदर का हो या अन्य तरह के कोस्टल वेदर का हो। इन सब के संदर्भ में स्पेसिफिक इक्विपमेंट हमारे IMD की तरफ से हमारे एयरपोर्ट्स पे इंस्टॉल्ड है। और कोई भी अगर नई टेक्नोलॉजी भी आती है तो हम इनवाइट करते हैं कि उस नई टेक्नोलॉजी को हमारे एयरपोर्ट्स में लेके आए, ताकि हम ठीक तरह से वेदर को हम प्रेडिक्ट कर पाए
और उसी तरह जो टर्बुलेंस का अगर कहीं पे विषय रहता है तो उसको भी एड्रेस करने के लिए हमारी तरह से पूरी कोशिश यही रहती है। एंड आई हैव टू अप्रिशिएट ऑल द एफर्ट्स दैट आर पायलट्स आर पुटिंग इन ऑल्सो, दे ऑल्सो गेट ट्रेंड। वो भी लगातार अपने ट्रेनिंग को इम्प्रूव करते रहते हैं, बार बार वो ट्रेनिंग पे जाते हैं ताकि इस तरह का अगर नए टेक्नोलॉजी आए या नए कुछ अगर स्टैंडर्ड्स भी आए तो उसको उस स्तर पर वो रहे और हमारी सिविल एविएशन जो भारत में है उसको ग्लोबल स्टैंडर्ड्स पे रखे, उसके लिए वो जो कोशिश करते हैं उसके लिए मैं खास करके ये सदन के तरफ से भी धन्यवाद देना चाहूँगा। पप्पू यादव जी बहुत सीनियर बनते हो, पीठ पीछे करके 10-15 मिनट से बातें कर रहे हो, अपनी सीट पे बैठो। 546 श्री दर्शन सिंह चौधरी चले गए। माननीय मंत्री महोदय, टेबल ऑफ द हाउस। श्री जी.के. पड़वी। Thank you, Speaker, sir. Recent ground reports from Nandurbar show a worrying reality. This is a district where most of the farmers are small and marginal. That the benefit of schemes like Operation Greens are barely visible in the daily lives. Even though the scheme was expanded beyond tomato, onion, potato, farmers here still struggle with no proper cold storage, almost no food processing units, weak market connections, and heavy dependence on middlemen. I want to ask the Honourable Minister, what concrete steps are being taken by the government to ensure that these farmers finally get access to storage, fair markets, and real support instead of remaining stuck in a cycle where schemes exist but do not reach them? Thank you, sir. Sir, the schemes, whether it is Pradhan Mantri Kisan Sampada Yojana, PM FME, all the schemes are demand driven. And as ministry, we try to make sure that all the schemes are well implemented, well distributed across the length and the breadth of the country. Whenever any demand that comes to the ministry from the state or the promoters or FPOs or organizations like this, we make sure that the implementation also of the scheme is done to the fullest. Having said that, still if there's any concern, I can always ask the honorable member to come and meet me separately if there's any particular specific issue that he's talking about. But as ministry, we try to make sure that all the schemes and all the projects are well implemented across the country. Thank you, sir. Question number 547, Dr. Bhola Singh. क्वेश्चन नंबर 547 अध्यक्ष जी। माननीय मंत्री महोदय, मैं खड़ा हूँ जी, ये सभा पटल पर सारा विवरणी रख दिया गया है। धन्यवाद अध्यक्ष जी। अध्यक्ष जी, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की प्राथमिकता देश के SC, ST और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना रही है। माननीय मंत्री जी ने जो जवाब दिया है उसमें देश में MSME के अंतर्गत 8 करोड़ से अधिक उद्यमियों का पंजीकरण हुआ है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं, जैसा मैंने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री जी की प्राथमिकता SC, ST, OBC है, तो इन 8 करोड़ में से कितने SC, कितने ST और कितने OBCों को MSME के द्वारा इस योजना का लाभ मिला है, ये जानकारी मैं चाहता हूं आपके माध्यम से। माननीय अध्यक्ष जी। अध्यक्ष महोदय, जहाँ तक जो इस क्वेश्चन में पूछा गया है और उसके आधार पर जो हम लोगों ने जवाब दिया है, तो जहाँ तक महिलाओं का सवाल है, भारत के स्तर पर जो हम लोगों की योजना है उसका 39% भाग हम महिलाओं को यूटिलाइज करने के लिए देते हैं। तो इसलिए उसका नंबर का जहाँ तक सवाल है वो भी दे दिया जाएगा, लेकिन एज ए परसेंटेज 39% हम उन लोगों को काम देते हैं और उनका भरपाई करते हैं। माननीय सदस्य जी, धन्यवाद अध्यक्ष जी। मैं सर अनुरोध करूंगा कि SC, ST का भी माननीय मंत्री जी मुझे जवाब भिजवा दें। दूसरा सर, जवाब में माननीय मंत्री ने जवाब दिया है, RBI की IVR के अनुसार MSME के पास 10, जहां पहले 10 लाख करोड़ का ऋण होता था 2014 में, आज उसकी संख्या बढ़ के 40 लाख करोड़ रुपए हुई है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं सर कि जो बैंकों को टारगेट देते हैं, जिसमें सभी बैंक हैं, खासकर ग्रामीण एरिया में, वो ग्रामीण एरिया में बैंक वाइज कितना MSME के माध्यम से लोगों को जोड़ा गया है, वो डाटा माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से जानना चाहता हूँ।
अध्यक्ष महोदय, जहाँ तक इस प्रश्न का जवाब है उसमें मैं यही कहना चाहता हूँ कि हमारे प्रधानमंत्री जी और इस विभाग का निश्चित रूप में यह है कि बैंकों तक हमारे लोगों को कितनी सुविधा दी जाए, कैसे पहुँच हो जाए, उसके लिए अनेक प्रकार के प्रयास किए गए हैं। और उसमें कई एक संस्थाएं हैं जिसके माध्यम से हम लोग ऐसा काम करते हैं कि उनको बैंक से जुड़े। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम बैंक से जो लोन देते हैं उसके पीछे बैंक गारंटी का जहाँ तक सवाल है उसका कोई प्रश्न नहीं उठता है। बिना बैंक गारंटी के ही हम लोग देते हैं वैसे एंटरप्रेन्योर्स को, सो दैट कि वो आगे बढ़ें। और इसमें एक विशेषता और है कि सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम है। तो सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम में 3 है, लेकिन हम विशेष करके सूक्ष्म जो हमारे उद्यमी हैं उनके बारे में विशेष चिंता करते हैं और उसको हम लोग कई एक तरह से लाभान्वित करते हैं महोदय। और उसमें कई एक योजनाएँ हमारी है जिसके तहत हम लोग उनको ये देते हैं। जैसे आप बता सकते हैं कि भाई भारत में एमएसएमई के स्थानांतरण में ऋण वर्तमान स्थिति जो भी बताया उन्होंने, उसमें ऐसा है कि 2 सेक्टर है, एक है व्यावसायिक सेक्टर है और दूसरा है इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर है। उसमें कह सकते हैं व्यावसायिक सेक्टर में हम लोग 32.2 लाख करोड़ तक के हम लोग उन लोगों को ऋण दिया है। और उसी प्रकार से इंफ्रास्ट्रक्चर का जहाँ तक सवाल आता है उसमें भी हम लोगों ने उन लोगों को 31/12/25 तक 36.79 करोड़ रुपया उनको हम लोगों ने दिया है। और जहाँ तक जिला वार का सवाल है, ऐसे दे दिया गया है, अटैच कर दिया गया है इसमें। और उस जिला वार में हम जिस जिला के बारे में कहना चाहेंगे वो भी मेरे पास डाटा है जो कि एनेक्सर के रूप में उनको दे दिया गया है, वो देख सकते हैं। श्रीमती स्मिता उदय बाग। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एमएसएमई क्षेत्र के सशक्त बनाने हेतु किए गए प्रयासों की सराहना करती हूँ। आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहती हूँ कि क्या सरकार के पास महाराष्ट्र विशेषकर जलगांव जिले के उद्यम पोर्टल पर पंजीकृत एमएसएमई में कितने उद्यमों को वास्तव में संस्थागत ऋण प्राप्त हुआ है, इसका अद्ययावत जिला स्तरीय डेटा उपलब्ध है क्या? साथ में ये ऐसे जिले के लिए कोई टारगेट आधारित क्रेडिट लिंकिंग योजना लागू करने का विचार है? उद्यमों को ऋण प्राप्त करने के लिए व्यावहारिक कठिनाइयाँ आती है। दस्तावेज बैंक पहुँच, डिजिटल साक्षरता दूर करने के लिए कौन से विशेष आउटरीच प्रशिक्षण और हैंड होल्डिंग कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, प्रस्तावित करें। अध्यक्ष महोदय, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एमएसएमई के विकास के लिए अभी हाल के बजट में उन्होंने नई परिभाषा गढ़ी है और उसका दायरा आगे बढ़ाया है। और उसमें जैसे जो सूक्ष्म हमारा उद्यम था, पहले 2.5 करोड़ से अधिक नहीं था, उसको अब हम लोग 10 करोड़ से अधिक कर दिया है। उसी प्रकार से लघु का था, वो 25 करोड़ था, उसको 100 करोड़ कर दिया है। और इसके अनेक ऐसे सूत्र हैं जिसके माध्यम से हम लोग काम करते हैं। जैसे PMEGP है, फिर हमारा प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना है, हमारा शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स हब्स है। ये सब के माध्यम से हम जो भी छोटे छोटे एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए काम करते हैं। और जहाँ तक जिलावार की बात आती है, वो जिलावार का भी मेरे पास है, वो उनको तो ऑलरेडी लिखा हुआ है, वो अपने ये सूची में देख सकते हैं कि उनके ज़िला में कितना है। तो उसको आगे करने की ज़रूरत मैं नहीं समझता। डॉक्टर मल्लू रवि। Sir, thank you very much for giving me an opportunity to speak on MSME, sir. Sir, I am very happy about this MSME guidelines given to the banks. But unfortunately, sir, in the rural areas and backward areas, banks are not taking these guidelines seriously. And the Government of India, MSME Ministry, and the local state government ministry officials are conducting awareness camps without involving the Member of Parliament and the MLAs. If MPs and MLAs are involved, then they will take some interest and ask the bank manager to implement these MSMEs. Whether the ministry is having any program like that to include MPs and MLAs and
and also any review on the implementation of MSMEs in the rural banking system, so that the employment will come self-employment and employment generation also is possible, sir. अध्यक्ष महोदय, प्रधानमंत्री जी ने एक ऐसा सिस्टम डेवलप किया है जिसको हम लोग कहते हैं दिशा। हर जिला में दिशा की बैठक होती है और दिशा के बैठक में प्रायः केंद्रीय योजनाओं की समीक्षा की जाती है और उसमें वहाँ के स्थानीय सांसद लोग बुलाए जाते हैं, उनसे राय उनकी ली जाती है और उसमें चाहे तो हमारा एमएसएमई का मामला हो, बैंकिंग का मामला हो या अन्य विभाग का मामला हो, सबकी चर्चा होती है और उस पर वो निश्चित रूप में वो उसमें भाग लेते हैं। और यहाँ तक ही नहीं, एक सिस्टम और डेवलप किया गया है प्रधानमंत्री जी के द्वारा कि सभी सांसदों का एक समूह बनाया गया है, 10-15 सांसदों का, उससे एक मंत्री उनके प्रभारी होते हैं और उनकी बैठक होती है। प्राय हमारे विभाग में तो हमने 3-4 बैठक कर लिया है। उस बैठक में भी अनेक प्रकार की समस्याओं की बात वो करते हैं और वो समस्याओं के बारे में हम लोग उनको दिशा निर्देश देते हैं और वहाँ ही नहीं, हम हर विभाग को जिसके बारे में वो प्रश्न उठाते हैं हम लोग देते हैं। इसलिए एमपी और जो हमारे साथ रिप्रेजेंटेटिव हैं उनकी सहभागिता उसमें रहती ही है और इसमें हमारे कहने का मतलब है कि जो भी हमारे लोग हैं वो लिख के देते हैं, उनको जवाब मैं देता हूँ। और प्रश्न 1-2-3 चीज़ इसमें मैं करना चाहता हूँ क्योंकि बहुत अच्छा प्रश्न है सर। ये एमएसएमई की जानकारी के लिए, क्योंकि हम बाकी लंबी जानकारी लिख के दे देना आप। सर मैं छोटा में सिर्फ 2-3 पॉइंट करना चाहता हूँ। जैसे जो स्कीम हमारे के यहाँ है उसमें सूक्ष्म लघु और उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी स्कीम है जिसको CGTMSE कहते हैं। कहने का मतलब कि अगर कोई बैंक के नज़दीक लोग जाते हैं और जो पैसा लेते हैं तो जो क्रेडिट है उसके लिए गारंटी विभाग देती है, सरकार देती है। ये बहुत बड़ी चीज़ है। बैंक गारंटी के चलते बहुत से लोग आगे पीछे होते रहते हैं। उसी प्रकार से हमारे यहाँ एक आत्मनिर्भर भारत कोष भी बनाया गया है जिसको SRI कहते हैं। इसके माध्यम से भी हम लोग देते हैं। हमारे पास डाटा है क्योंकि आपने आदेश दिया है कि संक्षेप में कहें, इसीलिए हम उसको करें। फिर प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना है महोदय, इसके माध्यम से भी हम लोगों को आगे बढ़ाते हैं और उसमें हमारे एमपी जो स्थानीय रिप्रेजेंटेटिव हैं उनका उसमें सहयोग रहता है। फिर आगे आकस्मिक क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम है, इसमें भी हम लोग उनको इस माध्यम से ही मदद करते हैं। तो कहने का मतलब हर दृष्टिकोण से जनप्रतिनिधियों का सहभागिता हम लोग लेते हैं और कहीं अगर शिकायत मिलती है जैसा कि वो कह रहे हैं तो हम उनके बारे में उनके स्टेट में जो हमारे सांसद हैं, दिशा के जो सेक्रेटरी हैं या प्रेसिडेंट हैं, उनसे मैं उनकी बात को कह दूंगा। क्वेश्चन नंबर 548 डॉक्टर तुम्मा तनुजा रानी। सर क्वेश्चन नंबर 548। माननीय मंत्री महोदय, माननीय सदस्य। Sir, how many ministry ensuring availability of qualified teachers in remote EMRS locations? The problem of being faced by the dropout students is communication in their own language. What steps the ministry taken to end the language barrier? सर, एक स्कूल में 31 टीचिंग स्टाफ और 21 नॉन टीचिंग स्टाफ पोस्टेड होते हैं। आंध्र प्रदेश में अभी तक 10,710 स्टूडेंट जो है 28 एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल जो चल रहा है, इसमें सभी स्कूल में लगभग टीचर्स का भर्ती हो चुका है और बाकी नॉन टीचिंग का है। तो इसलिए लोकल लैंग्वेज, क्योंकि ये CBSE कोर्स है तो लोकल लैंग्वेज को भी प्रायोरिटी दिया जाता है, लेकिन CBSE कोर्स में जो प्रेस्क्राइब है उसके हिसाब से पढ़ाई होता है। एक मिनट। Could the ministry indicate whether the current number of EMRSs in Andhra Pradesh is sufficient to meet the demand from the tribal students? What measures is being taken to promote enrollment of retention of the girl students? Thank you, sir. एक मिनट कर सर, ये 480 का स्कूल होता है, उसमें 240 बॉयज एंड 240 गर्ल्स होते हैं। अभी तक का
अभी तक का आंध्र प्रदेश में जो स्कूल है, जैसा आलेरी सीताराम राजू, इसमें 17 स्कूल फंक्शन है, 6300 स्टूडेंट इसमें हैं। एलुरु में एक स्कूल है, 480 के बदले 445 हैं, 445 हैं। ऐसे आपका एम पार्वतीपुरम, इसमें 5 स्कूल है, उसमें 1936 स्टूडेंट हैं। प्रकाशम में एक स्कूल है, 402 हैं। SPS नेलोर में 430 स्टूडेंट हैं। श्रीकाकुलम में आपका 422 हैं। इसका आपका तिरुपति में 2 स्कूल है, 775 स्टूडेंट है। 480 के बदले में आपका उसमें ये डिटेल है, तो इसलिए कुछ स्कूल में थोड़ा कम है, बाकी ऑलमोस्ट आपका टारगेट का आसपास में है। क्वेश्चन नंबर 549 श्री जी सेल्वम, CN अन्नादुरई। माननीय मंत्री जी, द टेबल ऑफ द हाउस सर। क्वेश्चन नंबर 550 श्री जगदीश चंद्रा वर्मा बसुनिया। माननीय मंत्री महोदय, माननीय मंत्री महोदय, राज्य मंत्री कौन है उनके? MSME के राज्य मंत्री कौन है? संसदीय मंत्री जी, इनको नोट कर लो, ऐसा नहीं होना चाहिए कभी भी। क्वेश्चन नंबर 551 श्री अप्पल नायडू कलिसेटी। क्वेश्चन नंबर 551। वेरी गुड। माननीय मंत्री जी, जनजाति मंत्री जी, पटल पर रखा गया। माननीय सदस्य, రాష్ట్రంలో నా పార్లమెంటు విజయనగరం పార్లమెంట్ పరిధిలో అనేక గిరిజన ప్రాంతాల్లో గర్భిణీ మహిళలు ఆసుపత్రులు చేరుకోవడానికి సుదీర్ఘ ప్రాంతాల నుంచి ప్రయాణించవలసి వస్తుంది. తద్వారా సమయానికి మాతృ ఆరోగ్య సేవలు పొందడంలో చాలా ఇబ్బందులు ఎదురవుతున్నారు. అందువలన గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారి నాయకత్వంలో మా ప్రభుత్వం 12.25 కోట్ల వ్యయంతో 7 ఇంటిగ్రేటెడ్ ట్రైబల్ డెవలప్మెంట్ ఏజెన్సీలు ITDS పరిధిలో 35 కొత్త బెర్త్ మెయింటింగ్ హోమ్స్ను నిర్మిస్తుంది. ప్రస్తుతం ఈ ITDA ప్రాంతంలో ఇప్పటికే 76 వెయిటింగ్ సెంటర్లు పనిచేస్తున్నా, అవి గిరిజన స్త్రీలకు అత్యవసర సహాయం అందిస్తున్నాయి. కొత్త సౌకర్యాలు చేరడంతో ఈ సౌకర్యం మరింత బలోపేతం అవుతూ సేవల విస్తరణకు మరియు మాతృ ఆరోగ్య ఫలితాలు మెరుగ్గు దోహదం చేస్తుందని మీ ద్వారా తెలియజేసుకుంటూ ఈ నేపథ్యంలో గౌరవ మంత్రి గారికి మీ ద్వారా అడుగుతుంది ఏమిటంటే, ఈ ప్రగతిశీల కార్యక్రమాల సముద్ర అమలు మరియు విస్తరణ కోసం ఆంధ్రప్రదేశ్లో ITDA మద్దతును బలోపేతం చేయడానికి ప్రభుత్వం ఏ చర్యలు తీసుకుంటుందో తెలియజేస్తూ కోరుతున్నాం. सर, ITDA ITDP जो कॉन्सेप्ट है ये इंटीग्रेटेड अप्रोच है. जैसे DRDA आपका जो काम करता है उसका पैरेलली ये गैप फिल करने के लिए ट्राइबल में, क्योंकि लिटरेसी रेट कम है और बाकी का इकोनॉमिक डेवलपमेंट कम है, ITDA ऑलमोस्ट पैरेलली DRDA के साइड में हम काम करते हैं और इसके प्रदेशवार और डिटेल ये सब उसमें उत्तर में रखा गया है. ఇంటిగ్రేటెడ్ డెవలప్మెంట్ ఏజెన్సీలు ITDA ట్రైబల్ సబ్ ప్లాన్ TSP పథకాల అమల్లో కీలక పాత్ర పోషిస్తున్నాయి. అయితే 2019 నుండి 2020 వరకు గత రాష్ట్ర ప్రభుత్వం TSP నిధులతో 70% కంటే తక్కువ మొత్తాన్ని మాత్రమే వినియోగించింది. దీనివల్ల ఆదివాసీ సముదాయాలకు సంక్షేమ ప్రయోజనాలు తీవ్రంగా నష్టం జరిగింది. కనుక ఈ సందర్భంగా గౌరవ మంత్రి గారిని నేను అడుగుతున్నది, ట్రైబల్ సబ్ ప్లాన్ నిధులు సమర్థత వినియోగాన్ని ప్రస్తుతం ఎలా నిర్ధారించారో, అలాగే ఆర్థిక పారదర్శకత మరియు బాధ్యతను బలపరచడంలో ITDS పాత్ర ఎలా ఉంటుందో తెలియజేయాల్సింది కోరుతున్నాం.
सर मैंने जैसे बताया आईटीडीए का साइज अलग अलग होता है और उसके हिसाब से ग्रांट्स दिया जाता है, तो इसलिए कोई स्पेसिफिक आईटीडीए का बारे में पूछेंगे तो उसका रिप्लाई होगा, और ऐसा जनरल क्वेश्चन के हिसाब से ये रिप्लाई का मैं जो डिटेल दिया है उनको, इसमें डिटेल में है। प्रश्नकाल समाप्त। माननीय सदस्यगण, मुझे कई माननीय सदस्यों का कई विषयों पर स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं प्राप्त हुई है। मैंने स्थगन प्रस्ताव की आज किसी भी सूचना की अनुमति प्रदान नहीं की है। सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्र आइटम नंबर